हाय। आज फिर से आप सभी विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के लेक्चर 12 में स्वागत है। और आज फिर से हम लोग एक नई सोच के साथ नई चीज सीखेंगे। तो चलिए आते हैं नया चीज सीखने के लिए। इससे पहले हम लोग बातें करते हैं लेक्चर 11 का। लेक्चर 11 में क्या था वो देखते हैं। लेक्चर 11 में हम लोगों ने चर्चा किया था डेफिनेशन ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस। उसको हम लोगों ने प्रूव किया था। एक थ्योरम था सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायरेक्शन कोसाइन आर यूनिट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos गामा इक्वल टू 1। और थ्योरम 2 था, उसको भी हम लोगों ने प्रूव किया था। वो था sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा सॉरी sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। ये दोनों थ्योरम को हम लोगों ने प्रूव किया था। उसके बाद हम लोग का डायरेक्शन कोसाइन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो जिसे जानना अति आवश्यक है। तो लोग देखते हैं, जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे। तो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू डायरेक्शन कोसाइन। तो पहला पॉइंट था कि अभी जो हम लोगों ने अल्फा बीटा और गामा लेते थे, तो मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड करा दूं कि जो किसी वेक्टर का डायरेक्शन और रोटेशन होता था वो हम लोग बात करते थे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बात करते थे। तो यहां हम लोग देखते हैं कि पहला क्या है, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर पॉजिटिव, जो L का वैल्यू है, M का वैल्यू है, N का वैल्यू है, वो पॉजिटिव दिया गया है। जो भी है, L का वैल्यू 2, M का वैल्यू 7, N का वैल्यू प्लस √2, तो तीनों का तीनों यदि पॉजिटिव में दिया गया है, देन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्सिस मतलब x axis, y axis and z axis is anti-clockwise and clockwise and vice versa। ये vice versa का मतलब क्या है जरा ध्यान देंगे। कहने का मतलब यदि m इक्वल टू पॉजिटिव दिया गया है, m इक्वल टू भी पॉजिटिव दिया गया है, n इक्वल टू भी पॉजिटिव दिया गया है, तो आपका सवाल होगा, सवाल क्या होगा कि बताइए कि यदि L, M और N ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 है मतलब पॉजिटिव है, तो बताइए वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा होगा। तो हम लोग को क्या बोलना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए A मतलब पॉजिटिव मतलब एडिशन, हाँ A और A मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और A मतलब ऐड मतलब पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। इसका वाइस वर्सा क्या होता है, अभी आपको सवाल क्या था, अभी आपका L M N का वैल्यू दिया गया था। अब क्या कहता है, L M N का वैल्यू दिया गया था पॉजिटिव में, तो बोलना था कि डायरेक्शन वेक्टर किधर था, एक्सिस के लॉन्ग, तो हम लोगों ने क्या कहा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब मसला चेंज करता है, अब कहता है कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ वेक्टर फ्रॉम एक्सिस इज एंटी क्लॉकवाइज, देन डायरेक्शन कोसाइन वेक्टर्स आर नेगेटिव, पॉजिटिव, नन ऑफ दीज, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ, तो आंसर कौन टिक होगा, ऑल आर पॉजिटिव। L का वैल्यू पॉजिटिव, M का वैल्यू पॉजिटिव और N का वैल्यू पॉजिटिव। अगला, इफ डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर आर नेगेटिव, देखिए डायरेक्शन कोसाइन का कैसा था, पॉजिटिव, तो कैसा मिला था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। ठीक,
अब जो है डायरेक्शन कैसा है वेक्टर का, डायरेक्शन कोसाइन क्या दिया गया है नेगेटिव, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्या होगा क्लॉकवाइज होगा। और वाइस वर्सा यदि क्लॉकवाइज दिया गया है, यदि क्लॉकवाइज दिया गया है तो आपका डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे नेगेटिव होंगे। इज इट क्लियर? तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है उसको ध्यान दीजिए, if L M N are direction cosine of a vector, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, हाँ, देन वेक्टर ऑफ फॉर्म जो वेक्टर का इस रूप होगा L I M J प्लस N K इज यूनिट वेक्टर, जो होगा वो कैसा होगा यूनिट वेक्टर होगा। दैट इज इसका मतलब होगा दैट इज जो वेक्टर ए होगा ये एल आई प्लस एम जे प्लस एन के इज क्या होगा यूनिट वेक्टर होगा। या तो फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि ए ये जो एल का वैल्यू ये भी हो सकता है, एल का वैल्यू ये भी हो सकता है, कैसा हो सकता है cos अल्फा आई प्लस cos बीटा जे प्लस cos गामा के, ये भी हो सकता है क्योंकि एल का वैल्यू लोगों ने क्या सीखा था cos अल्फा, एन का वैल्यू cos बीटा, एन का वैल्यू cos गामा हम लोगों ने सीखा था। तो ये जो 100% होगा ये कैसा होगा यूनिट वेक्टर होगा। हम लोग चेक करके देखते हैं, चलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालते हैं, मेरा क्या मिलेगा अंडर रूट क्या मिलेगा आई का कोएफिशिएंट का स्क्वायर एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस के का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और हम लोगों ने सीखा है कि एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हम लोगों ने ये बात सीखा है। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए मेरा क्या मिला 1 मिला, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि जब भी डायरेक्शन कोसाइन किसी वेक्टर का दिया गया हो तो एल के साथ आई, एम के साथ जे और एन के साथ के का के का जो वेक्टर का कॉम्बिनेशन लिखेंगे वो हमेशा यूनिट वेक्टर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डायरेक्शन कोसाइन के बाद आगे का टॉपिक आता है जो विद्यार्थी डायरेक्शन नंबर्स और डायरेक्शन रेशियोज। जरा गौर करेंगे, डायरेक्शन नंबर्स हाँ और डायरेक्शन रेशियो ये दोनों सेम नाम का, ठीक है। तो जिस प्रकार डायरेक्शन कोसाइन को डी और डायरेक्शन सी को कोसाइन कहा जाता है, इसका डायरेक्शन रेशियो को डी आर एस कहा जाता है। डी आर एस का डायरेक्शन रेशियो, जैसे कि इसका नाम है रेशियो, तो 100% किसी ना किसी का रेशियो होना चाहिए, किसी ना किसी का प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो किसकी प्रोपोर्शनल, तो बता दें वैसे नंबर्स जो किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन मतलब एल एम एंड एन डायरेक्शन कोसाइन के प्रोपोर्शनल हो तो वो सारे नंबर को हम लोग डायरेक्शन रेशियो कहते हैं। समझने की कोशिश करेंगे, देखिए डायरेक्शन कोसाइन क्या है, ध्यान देंगे डायरेक्शन रेशियो क्या है। मान लीजिए कि l इक्वल टू दिया गया 2, n इक्वल टू दिया गया 1 और n इक्वल टू दिया गया 3। हाँ, तो इसके प्रोपोर्शनल करने मतलब कोई नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा क्या हो गया 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि प्रोपोर्शनल करने का मतलब है सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सेम क्वांटिटी से। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6। यदि हमारा ये 2 3 1 जो है ये डायरेक्शन कोसाइन से तो उसी का प्रोपोर्शनल नंबर क्या है 2 4 6 है, तो ये हमारा डायरेक्शन रेशियोज होगा। साहब उल्टा मान लेते हैं कि यदि हमारा l का वैल्यू 4 दिया गया है, m का वैल्यू 2 दिया गया है, n का वैल्यू 6 दिया गया है, तो जरूरी नहीं है
कि प्रोपोर्शनलिटी जो होता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके ही लाया जाता है, डिवाइड करके भी लाया जाता है। तो चलिए मैं इस 4/2 से सबको डिवाइड करूं तो क्या मिल रहा है 2, 2/2 हो गया 1, 6/2 का क्या मिलेगा 3 मिलेगा। तो यदि 4 2 6 जो डायरेक्शन कोसाइन है किसी वेक्टर का, तो ये जो है 2 1 3 जो होगा वो डायरेक्शन रेशियो होगा। आई होप दैट आप समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं नंबर्स ए बी सी, यहां नंबर कौन है ए बी सी 2 1 3 आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन एल एम एन। तो ये सारा नंबर 2 1 3 किसके प्रोपोर्शनल है 4 2 6 का प्रोपोर्शनल है। देन नंबर्स ए बी सी तब जो है 2 1 3 क्या कहलाएगा आर सेड टू बी डायरेक्शन नंबर और डायरेक्शन रेशियो डियरेस्ट ऑफ ए वेक्टर दैट इज एल एम एन क्या है बाबू डायरेक्शन रेस कोसाइन में। तो उसी का प्रोपोर्शनल कौन है ए बी सी। तो ए बी सी क्या होगा डायरेक्शन रेशियो होगा उसी वेक्टर का। तो चलिए वो देखते हैं ध्यान देंगे यहां पे जरा गौर करिए ये इंपॉर्टेंट है। लेट ए बी एंड सी आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए वेक्टर ए, देन a by under root a square plus b square plus c square comma b by under root a square plus b square plus c square and c by under root a square plus b square plus c square are direction cosine of vector a। इसका मतलब हो गया कि यदि आपका डायरेक्शन रेशियो दिए गए हों, डायरेक्शन रेशियो दिए गए हो तो उनके बदौलत आप डायरेक्शन कोसाइन को निकाल सकते हैं। ए बी सी क्या है डायरेक्शन रेशियो है, तो एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए एल इक्वल टू ए बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम एल के बाद एम का आता है तो ए था तो क्या हो जाएगा बी का नंबर आएगा बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एम एम के बाद किसका एन का नंबर है और बी के बाद सी का नंबर सी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखेंगे ये तीनों के नीचे क्या है सेम है ना, और ऊपर क्या है एल के लिए ए एम के लिए बी और एन के लिए सी। इसको भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हम लोगों ने अब तक के वीडियो में हम लोगों ने सीख चुका है डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है। अब हम सीखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट केस क्या हो सकता है, अलग अलग केस क्या हो सकता है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालने का। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग आते हैं। केस 1 में हम लोग आते हैं, जरा गौर करेंगे ध्यान देंगे। केस 1 मतलब कि डायरेक्शन कोसाइन को निकालने के लिए क्या क्या परिस्थिति होंगी, क्या क्या आवश्यकताएं होंगी, वो सारी चीज निकालने के लिए। जैसे हमें एग्जाम देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में जाना है तो हमारे पास क्या होना जरूरी है एडमिट कार्ड का होना जरूरी है। तो वैसे ही आपको डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए क्या क्या होना जरूरी है। और आपके पास जैसे 9th का एडमिट कार्ड होगा तो 9th का एग्जाम लिखोगे, 10th का एडमिट कार्ड होगा तो 10th का एग्जाम लिखोगे। इसका मतलब है कि कौन से केस पे क्या क्या दिए होते हैं और उसके प्रयोग से हम डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं उसको हम लोग केस बाय केस हम लोग देख लेते हैं। केस 1 पहला देखेंगे when angle are given, angles are given, जब एंगल दिया होगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे जरा गौर करेंगे ध्यान। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आते हैं। मान लेते हैं इफ अल्फा बीटा and gamma are angle formed by vector A from x-axis, y-axis and z-axis, then z-axis
in anti-clockwise direction. Then direction cosines of वेक्टर a r, देखिए क्या होगा, a इक्वल टू cos अल्फा, n इक्वल टू cos बीटा एंड n इक्वल टू cos गामा। ठीक है ना। तो इससे संबंधित हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान में। ठीक है, एग्जांपल जरा गौर करेंगे। फाइंड डायरेक्शन cosines of vector a which form angles 0 degree, pi by 4 and 0, pi by 4 and pi by 6 from x axis, y axis and z axis respectively in anti-clockwise डायरेक्शन। ठीक है, जरा गौर करेंगे क्या करता है। पहले थ्योरी समझिए कि if अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल्स फॉर्म्ड बाय किसके द्वारा, कोई वेक्टर, कहां से, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। लेकिन याद रखिएगा आपका वो डायरेक्शन जो होना चाहिए वो हमारा एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। यदि क्लॉकवाइज में है तो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड पासवर्ड है ना। तो आपको एल एम एन अल्फा बीटा गामा मानने के लिए आपको एंटी क्लॉकवाइज में होना ही चाहिए। जो एक्स एक्सिस के साथ होगा उसको अल्फा हमेशा नाम देंगे, जो वाई एक्सिस के साथ होगा उसको बीटा नाम देंगे, और जो जेड एक्सिस के साथ होगा उसको हम लोग गामा नाम देंगे। इज इट क्लियर? तो हम लोग देखते हैं फाइंड डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर ए। और एक वेक्टर जो दिया गया है, वो एक वेक्टर दिया गया है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, बीसीएस निकालना है, फ्रॉम विच फॉर्म, जो एंगल फॉर्म करता है 0, पाई बाय 4 एंड पाई बाय 6 रेडियन में दिया गया, फ्रॉम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब एक्स एक्सिस में क्या है 0 डिग्री, वाई एक्सिस में क्या है पाई बाय 4 एंड जेड एक्सिस में क्या है पाई बाय 6 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ डायरेक्शन का भी जिक्र कर दिया है, हम लोग को ज्यादा परेशानी इस क्वेश्चन में नहीं है। तो चलिए हमने गिवन लिखने का बात करेंगे। गिवन एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है 0 डिग्री, और एंगल फ्रॉम एक्सिस हमेशा क्या बोलते हैं अल्फा, एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस को हमेशा क्या बोलते हैं अल्फा। तो बताइए अल्फा का वैल्यू क्या दिया गया है 0। उसी प्रकार बीटा एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस क्या है पाई बाय 4 एंड गामा एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस जो होगा उसको क्या बोलेंगे गामा। एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस अल्फा, एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस बीटा, एंगल फ्रॉम जेड एक्सिस गामा। तो गामा का मान क्या दिया गया है पाई बाय 6। ये इसका मतलब है हम लोग देखें तो 0 डिग्री होगा, ये देखें तो 45 डिग्री होगा, ये देखें तो 30 डिग्री होगा, है ना। इसको डिग्री में देखेंगे तो देखेंगे देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन और वेक्टर ए आर। देखिए a इक्वल टू जब एंगल दिया होता तो हम लोग क्या सीखे cos अल्फा, तो cos अल्फा मतलब cos 0, और cos 0 का वैल्यू क्या होता है
1। ठीक, उसी प्रकार सिमिलरली m का वैल्यू क्या सीखे हैं cos बीटा, और बीटा का वैल्यू कितना है cos पाई बाई 4 बीटा का वैल्यू, और cos पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है 1 बाई रूट 2, एंड n इक्वल टू क्या होगा cos गामा, और गामा का वैल्यू क्या है पाई बाई 6, तो cos क्या मिला पाई बाई 6, cos पाई बाई 6 मतलब 60 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा 30 डिग्री रूट 3 बाई, तो ये तीनों हमारा हो गया आंसर। तो एंगल दिया हुआ रहता है, तो इस रूप में हम लोग क्वेश्चन का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट। हम लोग केस 2 में आते हैं। एक कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज गिवन, इसका मतलब हो गया बहादुर, जरा देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक इस प्रकार से एक्सिस दिया गया है, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन है। ठीक, और मान लेते हैं ये कोई मेरा पॉइंट पी है, हाँ एक्स वाई, मान लेते हैं यहाँ पर इसको ए बी सी दिया गया है, ये ए है बी और ये सी दिया, कुछ नहीं दिया गया, ए बी सी दिया गया। अब इसको जैसे ही ज्वाइन करेंगे और डायरेक्शन देंगे, हाँ डायरेक्शन देंगे, चलो इसमें एक्स वाई जेड ही रहने देते हैं, एक्स वाई और जेड ही रहने देते हैं, तब इसका डायरेक्शन ओपी हो गया। अब ये ओपी मेरा क्या हो गया वेक्टर हो गया। तब इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालेंगे, लेट देखते हैं। लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पी का कोऑर्डिनेट कितना है एक्स वाई और जेड है, हाँ देन पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, हम लोग क्या सीखे थे पी, और जब कोई एक पॉइंट रहता था तो कैसे लिखते थे x के साथ i कोएफिशिएंट, y के साथ j कोएफिशिएंट और z के साथ k कोएफिशिएंट, ये तो वेक्टर हो गया। अब कोई एक पॉइंट दिया गया था, उस पॉइंट को हमने क्या बना लिया वेक्टर बना लिया, हाँ अब ये जब वेक्टर बन गया तो किसी वेक्टर का, इसका मतलब यहाँ क्वेश्चन 2 हो गया, जब वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसका कोई डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन ऐसे निकाल सकते हैं, और जब कोई पॉइंट दिया रहेगा पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी दिया रहेगा तो वैसे स्थिति में हम डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। देन जरा गौर करें, देन डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ वेक्टर ऑफ p, आप देखिए हाँ l इक्वल टू क्या होगा, ठीक x बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और x क्या है कोएफिशिएंट ऑफ i बाई ये मेरा क्या है ऑफ p का मैग्नीट्यूड। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने क्या करते हैं i का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, j का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, और k का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और ऐड करते हैं, रूट निकालते हैं, डिस्टेंस निकलता है मैग्नीट्यूड निकलता है। वैसे ही जो हमारा m होगा वो क्या होगा y बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये मेरा क्या मिलेगा, ये कोएफिशिएंट y क्या है कोएफिशिएंट ऑफ j का है, कोएफिशिएंट ऑफ j बाई p का मैग्नीट्यूड। एंड लास्ट जो आता है हमारा n मेरा क्या मिलेगा z का, k का कोएफिशिएंट z बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इक्वल टू ये वाला क्या है कोएफिशिएंट ऑफ k बाय मैग्नीट्यूड ऑफ v, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये तो डायरेक्शन, ये तो हमारा डायरेक्शन कोसाइन हुआ, अब डायरेक्शन कोसाइन रेशियो कैसे निकालते हैं, एंड डायरेक्शन ratios of vector of p are, देखिए l m n मतलब l m और n को हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन कोसाइन को दिखाने के लिए, और डायरेक्शन रेशियो को दिखाने के लिए किसका यूज करते हैं abc का। तो a जो हमारा होगा वो होगा x, और x मेरा क्या है बताइए कोएफिशिएंट ऑफ i, कोएफिशिएंट ऑफ
मतलब जो कोफिशिएंट ऑफ आई होगा वो ए होगा। सिमिलरली जो बी होगा वाई होगा, और वाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ जे, कोफिशिएंट ऑफ जे। एंड सी हमारा क्या होगा, जेड होगा, और ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ के। हाँ, तो इस प्रकार से डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। इसका मतलब यदि आपके पास इस प्रकार का कोई वेक्टर मिल जाए, इस प्रकार का कोई वेक्टर मिल जाए 3i + 2j + 7k, तो आप इसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो भी निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल के थ्रू आते हैं। एग्जांपल है, फाइंड डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन डीसीएस एंड डायरेक्शन रेशियो, ठीक है, किसका, ऑफ ए पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट ना दिया गया है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। गिवन मान लेते हैं, जो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, हाँ, लेट हम लोग मान लेते हैं कि कोई पॉइंट दिया गया है तो p तो मानना पड़ेगा, हाँ, -1 0 और ये 3, यही किसके बराबर है, x y और z। इसका मतलब x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 0 और z का वैल्यू 3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग पोजीशन वेक्टर निकाल लेंगे। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P हम लोग क्या मिलेगा, OP होगा, क्योंकि कोई पॉइंट होता है, कोई एक सिंगल पॉइंट होता है, तो इसको हम लोग कहां से पोजीशन करते हैं, उसका रेफरेंस कौन होता है, ओरिजिन होता है, OP। हम लोग क्या सीखे हैं, बोले तो xi + yj + zk, तो फॉर्मूला हम लोग ने सीखा है। तो यहाँ पर हम लोग को OP हमारा क्या मिलेगा, x का वैल्यू -1 × i + y का वैल्यू 0 × j + z का वैल्यू 3 × k। तो मेरा क्या हो जाएगा, OP बताइए, -i + 0j 3k। आप चाहें तो ये 0j को नहीं लिख सकते, लेकिन डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो निकालना है, ये जरूर लेंगे। तो ना DCS डायरेक्शन कोसाइन ऑफ किसका, वेक्टर OP का, है ना। तो हम लोग क्या मिलेगा, डायरेक्शन कोसाइन को किससे डिनोट करते हैं, L से। तो L को अभी इसके फॉर्मूला हम लोग ने क्या लाया, x y √ x² + y² + z²। ठीक, ये तो ठीक, इसी को हम लोग क्या लिखा जाता, कोफिशिएंट ऑफ i बाय √x² + y² + z²। तो ये भी लिखा गया था, क्या लिखा गया था, कोफिशिएंट ऑफ i बाय मैग्नीट्यूड ऑफ x, ये ठीक ना। तो हम ये भी लिख सकते हैं, चाहे वो भी लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, i x बाय √x² + y² + z²। तो x का वैल्यू कितना है बताइए, -1 बाय √ क्या मिले, बोलिए, -1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो आई होप दैट क्या मिला, -1/3 9 और 1 √10। ठीक है, तो वैसे ही देखेंगे हम लोग। सिमिलरली m का वैल्यू क्या होता है, ये फॉर्मूला के अनुसार y √x² + y² + z²। तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है, ये हमारा x का वैल्यू, ये हमारा y का वैल्यू, ये हमारा z का वैल्यू। तो ये क्या है, 0y सॉल्व करने से क्या मिलेगा, √10 मिलेगा, ये 0। हाँ, एंड फाइनली m हो चुका है, n क्या होता है, z बाय √x² + y² + z²। z का वैल्यू कितना है, 3 है, बाय इसको सॉल्व करेंगे तो √10 आएगा। तो क्या मिला, 3/√10। देयरफॉर
DCS ऑफ किसका वेक्टर ओपी का क्या नहीं बोलिए तो -1/√10 कोमा 0 और 3/√10 ये हमारा आंसर हो गया। डायरेक्शन कोसाइन निकल चुका है, अब डायरेक्शन रेशियो चाहिए। नाउ डी आर एस और किसका वेक्टर ओपी। हाँ तो मेरा क्या मिलेगा, हमने क्या बोला कि डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं और डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन नंबर को ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का वैल्यू हमने क्या लिखा होगा, कोएफिशिएंट ऑफ आई, इसका मतलब एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है -1। तो सिमिलरली बी का वैल्यू क्या होगा वाई, वाई का वैल्यू कितना है 0 एंड जेड का वैल्यू, सी का वैल्यू क्या होगा जेड, मेरा क्या है जेड 3। तो बोलो देयरफॉर डायरेक्शन रेशियोज आर क्या होगा -1 0 एंड 3। याद रखिएगा इसको आप इस प्रकार से कोऑर्डिनेट के रूप में नहीं लिखिएगा। तो इस प्रकार से हम लोग जब कोई एक पॉइंट दिया होता है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन निकालते हैं और डायरेक्शन रेशियो निकालते हैं। डायरेक्शन रेशियो कौन होता है, यहाँ जो पॉइंट होता है वही ए होता है, बी होता है और सी होता है। हमने बोला कि डायरेक्शन कोसाइन के मदद से हम लोग ये निकाल सकते हैं, यही ना ए है, यही ना ए है, यही ए है, यही बी है, सी है। चाहे एक्स लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे वाई लिखो, चाहे बी लिखो, चाहे जेड लिखो, चाहे सी लिखो, उसके स्थान पे सी लिखो, बात एक ही पढ़ने वाला है। आई होप दैट कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग का केस 1 हम लोगों ने क्या पढ़ा, जब उसका एंगल दिया होता था। केस 2 में क्या पढ़ा, जब उसका कोई एक पॉइंट हो और उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया गया है। और केस 3 क्या है, केस 3 क्या है वो ध्यान दें। when coordinate of two distinct पॉइंट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट भी कर सकते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स आर गिवन। when coordinate of two different points are given। ये तो डिफरेंट की जगह पर डिस्टिंक्ट भी हम लोग लिख सकते हैं कि डिस्टिंक्ट और डिफरेंट दोनों सेम चीज होता है। तो यहाँ डिस्टिंक्ट भी कर सकते हैं या डिफरेंट दोनों सेम चीज होता है। डिस्टिंक्ट पॉइंट्स आर गिवन। ठीक है, जब दो अलग अलग पॉइंट हो तो उसका कोऑर्डिनेट दिया गया हो तो वैसे उसका डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं देखते हैं लोग, ध्यान देंगे। इसका मतलब इसका मसला होगा इस प्रकार से, एक्स वाई और ये जेड, ये हमारा पी हो गया, x1 वाई और ये z1, ये हमारा क्यू हो गया, x2 वाई और ये z2 होगा। चलो इसको वेक्टर का रूप देते हैं तो a2 क्यू दे देते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग लेट देखते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ p x1 y और ये z1। हाँ तो बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ OP को क्या लिखते हैं, p को OP लिखते हैं, x1 i
प्लस y1j प्लस z1 k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या दिया गया है, सॉरी कोऑर्डिनेट ऑफ q क्या दिया गया है, x2 y2 ये z2। तो बताइए पोजीशन वेक्टर ऑफ q क्या होगा, x2i प्लस y2j प्लस z2k। नाउ हम लोग को PQ चाहिए, तो हमने क्या बोला था, जब दो पॉइंट्स को हम लोग इसको वेक्टर का फॉर्म देते हैं तो मेरा क्या होता है, क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ लास्ट, OQ माइनस OP। हाँ, तो हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, PQ दिया गया है तो OQ भी मिला है, देखो OQ भी मिला, OP मिला है, लाइट में वो PQ क्या सीखे थे, बात याद कीजिए, x2 माइनस x1i दो पॉइंट है, प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। यही ना। अब बताइए, अभी फिलहाल अभी इससे पहले का थ्योरी हम लोग ने सीखा, जब कोई एक वेक्टर होता था तो उसको डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालते थे। तो बताइए, ध्यान दीजिए, देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर PQ R क्या मिलेगा, ध्यान दें। सबसे पहले L चाहिए, तो L हम लोग ने क्या सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ I बाय मैग्नीट्यूड ऑफ PQ। हाँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ I कितना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 बाय मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ I का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ j का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ k का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। कैसे हो गया। वैसे सिमिलरली हम लोग को L के बाद M चाहिए, तो क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, आगे बढ़ेंगे I के बाद J, y क्या मिलेगा, PQ का मैग्नीट्यूड। तो इसके वजह से क्या होगा, y2 माइनस y1 बाई जो होता है नीचे क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। एंड लास्टली n चाहिए, n क्या होगा, बोलिए, कोएफिशिएंट ऑफ k बाय PQ का मैग्नीट्यूड। तो हमारा क्या मिलेगा, क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ k क्या है, z2 माइनस z1 मिलेगा बाय, वही से मिलेगा क्या, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही ना। तो आपको जब डायरेक्शन कोसाइन निकालना होगा, दो पॉइंट दिया गया है, तो इस प्रकार निकाल लेंगे, उसका वैल्यू सारा वहां पे हम लोग पुट करेंगे। इज इट क्लियर। अगेन एंड मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन निकालिए, डायरेक्शन रेशियो चाहिए, डायरेक्शन रेशियो ऑफ वेक्टर PQ R। देखिए क्या मिलेगा, डायरेक्शन रेशियो कैसे कर सकते हैं, ABC से। ए हम लोगों ने क्या सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ I तो मेरा x2 माइनस x1, ये फॉर्मूला हो गया। ये हम लोग क्या सीखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ J y2 माइनस y1 एंड फाइनली इसी हम लोग क्या सीखे थे, कोएफिशिएंट ऑफ K, और वो क्या होता है K का, z2 माइनस z1। तो आई होप दैट कि वेक्टर लाने के बाद आपका दो पॉइंट क्या बनेगा, तो आप वेक्टर ले आओगे, और वेक्टर ले आने के बाद अभी जैसे पिछला एग्जांपल बनाया वैसे ही बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे, और नेक्स्ट डे हम लोग KCCNA का जो एक्सरसाइज 25.2 है उसको सॉल्व करेंगे।